नमस्कार। आज हम एक ऐसे हुनर की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद हम सब सीखना चाहते हैं। हाँ, और जो बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। लोगों के साथ गहरे और मतलब यादगार रिश्ते कैसे बनाएं। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। ये एक चीज सब कुछ बदल सकती है। आज की हमारी सारी बातचीत वाईबुक नाम के एक यूट्यूब चैनल की वीडियो पर आधारित है, जो डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के आइडियाज को समझाता है। हाँ। और हमारा मकसद सिर्फ इन सिद्धांतों को दोहराना नहीं, बल्कि समझना है कि इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और आज ये कितने प्रैक्टिकल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो पहला सिद्धांत सुनने में बहुत ही सीधा साधा लगता है। क्या है वो? लोगों का नाम याद रखें। वीडियो कहता है कि किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे जरूरी और मीठा शब्द उसका अपना नाम होता है। ये बात सच है। पहली बार में लगता है कि बस इतनी सी बात। हाँ। लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। गहरा क्यों है? इसके पीछे क्या विज्ञान है? ये सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। एक चीज होती है द कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। अच्छा। मतलब हमारा दिमाग शोर शराबे वाली जगह पर भी अपने नाम को पकड़ने के लिए, आप कह सकते हैं, वायर्ड है। हाँ, ये तो होता है। तो जब कोई हमारा नाम इस्तेमाल करता है तो वो सीधे हमारे दिमाग का पूरा ध्यान खींच लेता है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल हैक है जो कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये कमाल का नजरिया है और वीडियो में इसे प्रैक्टिस करने की एक बहुत आसान ट्रिक भी दी है। बताइए। जैसे कोई आपसे कहता है हाय मेरा नाम राहुल है, तो सिर्फ आपसे मिलकर अच्छा लगा कहने के बजाय कहें राहुल आपसे मिलकर अच्छा लगा। एग्जैक्टली। बातचीत में बस एक दो बार नाम दोहराने से वो याद भी हो जाता है और सामने वाले को लगता है कि आप सच में उन पर ध्यान दे रहे हैं। और ये इंसानी जरूरत इतनी पक्की है कि डिजिटल दुनिया में भी दिखती है। बिल्कुल। वीडियो में जो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग का उदाहरण है वो एकदम सटीक है। हाँ। लोग सुपर चैट में पैसे देकर क्रिएटर से सिर्फ अपना नाम बुलवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस हजारों की भीड़ में अपना नाम सुनना उन्हें एक पर्सनल कनेक्शन देता है, एक पहचान देता है। सही बात है। इस वीडियो में एंड्रयू कार्नेगी के कुछ किस्से हैं जो इस सिद्धांत की ताकत को दिखाते हैं। अच्छा। एक कहानी उनके बचपन की है, जब उन्होंने खरगोश पाले थे। जब उनका खर्च उठाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने पड़ोस के बच्चों से एक सौदा किया। क्या सौदा था? उन्होंने कहा कि अगर वे खरगोशों के लिए दाना पानी देंगे तो वो खरगोशों का नाम उन बच्चों के नाम पे रख देंगे। अरे वाह! और ये आइडिया चल गया। ये तो शानदार मार्केटिंग है। उन्होंने बच्चों की ईगो और पहचान की जरूरत को ही अपना सेल पर्सन बना लिया, है ना? ये सिर्फ एक चालाक बच्चे की कहानी नहीं है, ये इंसानी स्वभाव की गहरी समझ को दिखाता है। और उन्होंने यही फॉर्मूला अपने बिजनेस में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। कैसे? जब वो एक रेल रोड कंपनी को पटरियां बेचना चाहते थे, जिसके प्रेसिडेंट का नाम जे एडगर थॉमसन था। हाँ। तो उन्होंने अपनी नई स्टील कंपनी का नाम ही एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स रख दिया। और जाहिर है ऑर्डर उन्हीं को मिला होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या ये थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं लगता? क्या आज के जमाने में लोग इसे एक चालाकी की तरह नहीं देख सकते? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब नियत में छिपा है। नियत में? हाँ। ये सिद्धांत एक टूल की तरह है। एक हथौड़े से आप घर भी बना सकती हैं और किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं। सही बात है। अगर आप किसी का नाम सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग इसे भांप लेंगे। लेकिन अगर आप सच में दिलचस्पी ले रहे हैं तो ये एक बहुत पावरफुल कनेक्शन बनाता है। मतलब सिंसियरिटी, ईमानदारी सबसे जरूरी है। बिल्कुल। कार्नेगी का अपनी फैक्ट्री के हर मजदूर को नाम से जानना मैनिपुलेशन नहीं था। वो दिखाता था कि वो उन्हें सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि इंसान मानते थे। और नतीजा, उनकी लीडरशिप में कभी हड़ताल नहीं हुई। देखा? वीडियो में एक और प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। बताइए। अगली बार जब किसी कस्टमर केयर पर कॉल करें और एग्जीक्यूटिव अपना नाम बताए, मान लीजिए निकिता, तो अपनी समस्या बताने से पहले कहें हाय निकिता, कैसी हैं आप? इस छोटे से बदलाव से बातचीत का माहौल ही बदल जाता है। हाँ, वो एग्जीक्यूटिव आपकी मदद ज्यादा खुशी से करेगा क्योंकि आपने उसे एक इंसान के तरह ट्रीट किया। बिल्कुल। तो पहला सिद्धांत साफ है, लोगों के नाम को अहमियत देना रिश्तों का दरवाजा खोलने वाली पहली चाबी है। सही। तो ठीक है, लोगों के नाम को सम्मान देना रिश्तों की नींव है, लेकिन रिश्ते तब मुश्किल हो जाते हैं जब असहमति होती है, जब ओपिनियंस टकराते हैं। हाँ। इस पर स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया पेश करता है। कभी भी बहस मत करो। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बहुत अजीब, खासकर आज की दुनिया में जहां हर कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है। लेकिन यहाँ बहस का मतलब समझना जरूरी है। कार्नेगी विचारों के स्वस्थ आदान प्रदान की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? वो उस जिद की बात कर रही हैं जहां मकसद समझना नहीं बल्कि जीतना होता है।
अच्छा, जहां हम दूसरे की बात सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। एग्जैक्टली। सही पॉइंट है। वीडियो में एक आंकड़ा दिया गया है कि 10 में से 9 बार बहस खत्म होने पर दोनों लोग अपनी अपनी बात पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं। तो नतीजा क्या निकला? 0। बल्कि नेगेटिव। आपने समय बर्बाद किया, रिश्ते में कड़वाहट घोली। और शायद सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। अगर आप जीत भी गए तो वो एक खोखली जीत है। आपने एक बहस जीती पर शायद एक अच्छा रिश्ता खो दिया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि किसी भी बातचीत का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीतना या समझना। बहस का फोकस जीतने पर होता है, जो कि एक ईगो ड्रिवन गोल है, जबकि एक स्वस्थ चर्चा का फोकस समझने पर होता है, जो कि एक कनेक्शन ड्रिवन गोल है। और वीडियो बनाने वाले ने अपना जो निजी अनुभव शेयर किया है राजनीतिक बहस को लेकर, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो बहुत रिलेटेबल था। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे बीजेपी, कांग्रेस या आप पर दोस्तों से बहस करके सिर्फ नाराजगी बढ़ती थी, और जब उन्होंने इस विषय पर बात न करने का फैसला किया तो उनकी दोस्ती बेहतर हो गई। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा पैसिव रवैया नहीं है? अगर कोई गलत जानकारी फैला रहा हो तो क्या हमारा चुप रहना सही है? ये एक बहुत ही वैलिड दुविधा है, और मुझे लगता है कि यहाँ हमें बहस और बातचीत के फर्क को समझना होगा। समझाइए जरा। बहस का मतलब है मैं सही हूँ, तुम गलत हो। बातचीत का मतलब है मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरी बात समझो। अच्छा, अगर कोई तथ्यात्मक रूप से गलत है तो उसे सुधारने के तरीके हैं, जिस पर हम तीसरे सिद्धांत में आएंगे। ठीक है। लेकिन ओपिनियन पर आधारित बहसें, जहां कोई सही गलत नहीं होता, उनसे बचना ही बेहतर है। तो ये सिद्धांत असल में हमें अपनी ऊर्जा बचाने की कला सिखा रहा है। बिल्कुल, अपनी इमोशनल एनर्जी उन लड़ाइयों में बर्बाद ना करें जिन्हें जीता नहीं जा सकता, और जिनकी जीत का कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली। अपनी ऊर्जा रिश्ते को बचाने और समझने में लगाएं, किसी को गलत साबित करने में नहीं। और ये हमें सीधे तीसरे सिद्धांत पर लाता है, जो इसी सोच को आगे बढ़ाता है। हाँ, ये उससे जुड़ा है। अगर हम बहस नहीं कर सकते तो किसी को कैसे बताएं कि वो गलत है? सिद्धांत है, किसी को सीधे तौर पर कभी ये न कहें कि तुम गलत हो। ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी साइकोलॉजिकल इंसाइट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी को कहते हैं तुम गलत हो, हम असल में कह रहे होते हैं मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं। ये उनके फैसले पर, उनकी समझदारी पर एक सीधा हमला है। हाँ, और जब किसी के आत्मसम्मान पर हमला होता है तो उसका पहला रिएक्शन अपनी गलती मानना नहीं होता। तो क्या होता है? खुद का बचाव करना। उसका दिमाग सीखने के मोड से निकलकर लड़ने के मोड में चला जाता है। बिल्कुल। फिर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई भी तर्क देगा, भले ही अंदर से उसे पता हो कि वो गलत है। तो हमने उसे सही करने की बजाय उसे अपनी गलती में और ज्यादा पक्का कर दिया। तो फिर रास्ता क्या है? अगर हम किसी को सीधे सीधे गलत नहीं कह सकते तो फिर बात कैसे करें? यहाँ स्रोत एक बहुत ही शानदार तरीका बताता है। आप टकराव को सहयोग में बदल देते हैं। कैसे? आप कुछ ऐसा कहते हैं, देखो मैंने तो इस बारे में कुछ अलग सोचा था, हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, मुझसे तो अक्सर गलतियां होती रहती हैं। अरे वाह, ये वाक्य तो जादू की तरह काम करता होगा। हाँ, ये सामने वाले के डिफेंस को तुरंत नीचे ले आता है। और फिर आप कहते हैं चलो एक बार मिलकर तथ्यों को फिर से जांचते हैं। ये तो कमाल है। क्या हुआ? आपने उसे अपना विरोधी बनाने की बजाय अपना साथी बना लिया। हाँ, अब ये तुम बनाम मैं नहीं रहा। अब ये हम दोनों बनाम समस्या हो गया है। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाने जैसा है। जब लोगों को लगता है कि उन पर हमला नहीं होगा, उन्हें शर्मिंदा नहीं किया जाएगा, तभी वो अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार होते हैं। डेल कार्नेगी खुद इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते थे, वीडियो में बताया गया है। उनकी सेक्रेटरी वाला किस्सा। हाँ, जब उनकी सेक्रेटरी से कोई गलती होती थी तो वो उसे डांटते नहीं थे। वो पहले ये बताते थे कि जब वो खुद उनकी उम्र के थे तो उनसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां होती थी। वो अपनी कोई कहानी सुनाते थे। हाँ, मुझे ये सुनकर समझ आया कि ये सिर्फ गलती सुधारने के बारे में नहीं है, ये एक मेंटरशिप का माहौल बनाने के बारे में है। ठीक यही, वो पहले एक बराबरी का माहौल बनाते थे, ये जताकर कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। इससे सेक्रेटेरिएट का डर कम हो जाता होगा। बिल्कुल। उसके बाद जब कार्नेगी उसे बताते थे कि गलती क्या है और उसे कैसे सुधारना है, तो वो उसे एक हमले की तरह नहीं बल्कि एक मदद की तरह लेती थी। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ देखें, लोगों का नाम याद रखना, बहस से बचना और किसी को सीधे गलत ना कहना, तो एक पैटर्न साफ दिखता है।
इन सब का सार यही है कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और उसके आत्मसम्मान को अपनी सही होने की इच्छा से ऊपर रखना पड़ता है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिद्धांत किसी को नियंत्रित करने या झूठा दिखावा करने के लिए नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में इमोशनल इंटेलिजेंस और सहानुभूति को एक्शन में लाने के तरीके हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे दूसरों के नजरिए को समझें और सम्मान करें, भले ही हम उनसे सहमत ना हो। जैसा कि वीडियो के अंत में भी कहा गया है, एक दूसरे से प्यार करिए क्योंकि नफरत करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। ये इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ है। ये बहुत अच्छी बात है और इसके साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये स्रोत हमें सिखाता है कि रिश्ते बनाने और सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन यह हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कब कोई रिश्ता आगे बढ़ाने लायक ही नहीं है। बहुत गहरा सवाल है। इन सिद्धांतों को अपनाने और अपनी व्यक्तिगत सीमाएं तय करने के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचें।